नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के अप्रिसिएशंस आ रहे हैं पुराने वीडियोस पे, तो बहुत अच्छा लग रहा दोस्तों। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को धीरे धीरे करके मैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में समझा सकूं। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं और मेरे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है। थियोरेटिकली तो ये बोला जाता है कि जब स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, जैसे जैसे उसकी अर्निंग बढ़ेगी, जैसे जैसे उसके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करेगा और अलग अलग एरियाज़ में ग्रोथ करेगा, उसके शेयर्स प्राइसेस बढ़ेंगे। मतलब जैसे जैसे कंपनीज बढ़ेगी उसका अर्निंग बढ़ेगा, वैसे वैसे शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। थियोरेटिकली तो ये दोस्तों सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं करता है। 90% केसेस में प्रैक्टिकली ये काम नहीं करता है। आज मैं आपको जो सबसे फेमस थ्योरी स्टॉक मार्केट में चलती है, वाइकॉफ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ सकें। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसे बहुत अच्छी से समझ सकते हैं। अगर आपका स्टॉक मार्केट से आज तक कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद आप ये समझ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी मैंने अपनी 8 साल की बेटी को बताया और उसने बताया कि उसे समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, हम सारे स्टॉक मार्केट में करते क्या हैं, हमारा मेन पर्पस क्या होता है। हम सबका ये पर्पस होता है कि भाई हम सब बिल्कुल स्टॉक को निचले के स्तर से खरीदें, सबसे बॉटम में खरीदें और बिल्कुल टॉप पे बेचें। ये सबका जो है ड्रीम है कि भाई बिल्कुल स्टॉक को हम बॉटम में खरीदें और टॉप पे बेचें। हर कोई ये चाहता है। हर कोई बॉटम फिशिंग में लगा रहता है और टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं टॉप पे इसको बेच दूं। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोमोटर्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो लोग इस थ्योरी को अपना के और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब क्या हो रहा है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आप बहुत कोरिलेट कर पाएंगे। एक गांव था दोस्तों, रामगढ़। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, रामगढ़, वही रामगढ़ जो शोले पिक्चर में था रामगढ़। ये रामगढ़ की कहानी है। उस गांव में क्या हुआ, लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। अचानक पता नहीं कहां से वहां बहुत सारे बंदर आ गए। और जब बंदर आ गए तो क्या हुआ दोस्तों कि वो बंदर, आप जैसा कि जानते हो कि बंदर खाता तो कम है लेकिन नुकसान बहुत करता है, और लोग उससे परेशान होने लग गए। बंदरों से बहुत, उनके फल खा रहे, उनके फलों के बाग, आम के बाग, ये सब जो है, एक खाया 4 फेंका, एक खाया 4 खराब किया। इस तरह की बंदर की फितरत होती है। लेकिन चूंकि हमारे हिंदू रिलीजन में बंदर को लोग हनुमान जी से कोरिलेट करते हैं, तो इसलिए उसको कोई मारना नहीं चाह रहा था, कोई मारना चाहता भी नहीं था उसको। बस ये इसी उधेड़ बुन में सारे लोग लगे हुए थे कि शहर से जो है अपने वीरूपा जी आ गए। वीरूपा जी मतलब धर्मेंद्र जी आ गए और मुंबई से आ गए। और उन्होंने क्या स्टोरी बताई उनको कि भाई शहर में ना एक बड़ा बीमारी आ गया है, कोरोना, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया है, इसलिए उनको गांव आना पड़ा। और उनको बताया गया कि भैया सारे साइंटिस्ट, दुनिया के सारे साइंटिस्ट जो हैं वो कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए बहुत परेशान हैं। और आप, जैसा कि हम मेडिकल प्रोफेशन वाले जानते हैं कि कोई भी दवाई को, और आप लोग भी जानते हो कि कोई भी दवाई को मार्केट में लाने से पहले उसको ट्रायल किया जाता है। ट्रायल पहले छोटे जानवरों पे करते हैं जैसे खरगोश, और फिर बड़े जानवरों पे, फिर जैसे मंकी, उस पर जब ट्रायल सक्सेसफुल होता है फिर ह्यूमंस पे हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब बंदरों की डिमांड इसलिए वहाँ आ गई, उनके हिसाब से, वीरूपा जी के हिसाब से इसलिए आ गई क्योंकि उनको साइंटिस्ट लोगों को उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। उन्होंने बोला भाई मुझे तो ऐसा लगता है बंदरों के भाव जो हैं, एक एक बंदर के 10,000 तक मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो 1,000 के भाव से बोल रहे हैं। तो अगर आप बोलो तो आप लोग अगर मुझे बंदर पकड़ के दे दो तो मैं ले जा कर के इनको बेच सकता हूँ। अब नेकी और पूछ पूछ, एक तो पहले से बंदरों से परेशान है
और अब वो उसको पकड़ने के पैसे भी मिल रहे हैं। सब ने सारे काम छोड़ दिए दोस्तों, सब ने सारे काम छोड़ दिए और सब ने क्या करा, फटाफट बंदरों को पकड़ना शुरू करा। और 2 दिन के अंदर उन्होंने 1000 बंदर 1000 के भाव से वीरूपा जी को बेच दिए। वीरूपा जी ने क्या करा, सारे बंदरों को पकड़ के और लेके चले गए मुंबई। और जाते जाते बोल के गए कि हो सकता है मैं दोबारा आऊँ, मैं आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि अभी ज़रूरत है कि नहीं है। और जब आप यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में रखिएगा कि 1000 बंदर उन्होंने 1000 के भाव से जो है खरीदे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के 1000 बंदर जो है वो लेके चले गए। और लोग बहुत खुश हो गए कि भाई हमारी तो परेशानी भी हट गई और उल्टे हमें पैसे भी मिल गए। फिर क्या हुआ कि बस 1 ही हफ्ते के बाद वीरूपा जी आ गए रामगढ़। उन्होंने कहा भाई पिछली वाली तो बंदर जो तुमने दिए थे, उन्होंने तो बोला था 1000 के भाव से खरीदूंगा, लेकिन उन्होंने तो 1500 के भाव से मुझसे खरीद लिया और मेरा तो 500 रुपये पर बंदर के हिसाब से मेरा 1000 बंदर का जो है 5 लाख रुपया दोस्तों मुझे मिल गया। और मैंने अपने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे समझ लो 5 लाख रुपए फटाफट कमा लिए। मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक पार्टी वार्टी भी दे दी उन लोगों को। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला भाई इस बार तो उन्होंने बोला है कि मुझे 2000 के भाव से बंदर चाहिए, लेकिन और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप दे सकते हो दे दो, क्योंकि ना कोरोना से लोग बहुत परेशान हैं और लोग बहुत मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है, सारे लोग बहुत परेशान हैं और अभी तक इलाज मिला नहीं है। अब क्या हुआ कि चूंकि गांव में तो बंदर थे ही नहीं, गांव के सारे बंदर तो पहले ही जा चुके थे, तो अब क्या करें। अब लोगों ने क्या करा, आसपास के गांवों में अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ पे लोग जाके, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई गाड़ियों से जा रहा है, सब भागे जा रहे हैं एक दूसरे अपनी जगहों पे, जब अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ पे जाके वहाँ उनके गाँव में ढूंढ रहे हैं कि भाई बंदर दे दो। अपने को तो बस लॉटरी लग गई है, बंदरों के पैसे मिल रहे हैं, वो भी 2000 के भाव से। बहुत मुश्किल के बाद दोस्तों सारे जगह पे ढूंढने के बाद हार्डली 500 बंदर जो है उनको मिल पाए, जिसको उन्होंने 2000 के भाव से वीरूपा जी को दे दिया। और क्या हुआ, आप फिर इस बार थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2000 बंदर 500 बंदर 2000 के भाव से आपने जो है दे दिया। और फिर उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च करे, वीरूपा जी ने गाँव वालों को दे दिए। गाँव वाले बिल्कुल पागल हो गए कि भाई अब तो बस सबने अपनी अपनी काल्पनिक कहानियां मन में सोचने लग गए। किसी के पास छोटा मकान था तो वो बड़े बड़े मकान की कल्पना कर रहा है, कोई जो है कद्दू के सेब का था और शादी नहीं हो रही है, वो सोच रहा है कि अब बिल्कुल मैं कोका कोला जैसी लड़की लाऊंगा शादी करके। कोई जो है भैया मोटरसाइकिल से चल रहा है लेकिन उसको बड़ी कार चाहिए। सबने अपने अपने सपने भी बुनने कर दिए दोस्तों। वीरूपा जी गए और जाते जाते फिर बोल गए कि भाई हो सकता है बंदरों के भाव 10,000 तक जाएं, और वो चले गए मुंबई। और फिर वैसा ही हुआ दोस्तों, वापस वो फिर 1 हफ्ते के बाद आ गए मुंबई से रामगढ़। जैसे आए उन्होंने इस बार तो समझ लीजिए कि बम ही फोड़ दिया। उन्होंने बोला भाई अब तो वो बोल रहे हैं कि मैं 4000 के भाव से बंदर खरीदने को तैयार हूँ, और जितने बंदर हों लाओ, मुझे जितने बंदर तुम दे सकते हो दे दो, क्योंकि बंदरों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। लोग तो सोचिए दोस्तों पागल हो गए। लोगों ने बिल्कुल मैडनेस की तरह जो है अपने आसपास के रिश्तेदारों के तो छोड़ो, दूर दूर के रिश्तेदार जो हैं उन लोगों के गाँव में सब में ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई बंदर है तो बताओ। और ये बात जो है जंगल की आग की तरह पूरे एरिया में फैल गई, पूरे उस इलाके में फैल गई। सब लोग सब ढूंढना शुरू कर दिए, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी हार्डली 250 बंदर वो लोग पकड़ पाए। और वो 250 बंदर ला करके इनको दिया। इन्होंने जो है 4000 के भाव से 250 बंदर जो है फिर इन्होंने ख़रीदा, और पहले की तरह 10 लाख में इन्होंने 250 बंदर खरीदे और वो मुंबई चले गए। और जाते जाते फिर इस बार इन्होंने एक हिंट दे दिया कि अगर हो सकता है मैं फिर आऊँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जिस तरह से प्राइस 3 हफ्ते में ही 1000 से 4000 हो गया, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10,000 तो टच करेगा ही करेगा। और लोगों ने भाई साहब बिल्कुल सारे काम धंधे छोड़ दिए और इसी के पीछे लोग लगे रहे कि अब बंदर कहाँ से लाया जाए, कहाँ से पकड़ के लाया जाए। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ,
उनके जाने के बाद 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, लोग डिस्परेट होने लग गए कि अब क्यों आए, क्यों नहीं, हमारा अच्छा खासा एक कमाने का मौका आया था, वो आए क्यों नहीं। 2 हफ्ते गुजर गए दोस्तों, 4 हफ्ते गुजर गए। 4 हफ्ते के बाद लेकिन वीरूपा जी नहीं आए मुंबई से। इस बार दोस्तों मुंबई से जयपा जी आए। जयपा जी जो अपने अमिताभ बच्चन जी हैं वो आए, और उन्होंने क्या कहा, वो उस गांव में आए। जैसा कि पहले वीरू आए थे धर्मेंद्र जी, वैसे इस बार जय आए अमिताभ बच्चन जी। उन्होंने उस गांव में बोला कि भाई मुझे जो है, वो किसी दूसरे काम के सिलसिले में आए थे रामगढ़। उन्होंने बोला कि जब बातचीत हुई गांव वालों से तो उन्हें पता चला कि भाई यहाँ तो बंदरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उन्होंने गांव वालों को एक सुझाव दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बंदर इतने ज़्यादा स्कार्सिटी में नहीं है, इतने ज़्यादा ख़त्म नहीं हो गए दुनिया से, अभी भी आपको मिल सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा दूर जाना पड़ेगा अपने को। लोगों ने कहा भाई तुम जितना दूर ले जाने को तैयार हो, मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे तो बंदर दिलवा दो, क्योंकि वो भाई साहब आने वाले हैं, अपने धर्मेंद्र जी वीरूपा जी आने वाले हैं, और मुझे तो किसी भी हालत में बंदर चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा देखो भाई मैं ज़्यादा कम प्राइस की तो बात नहीं करता, मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, वहाँ आप चलो तो मैं आपको 5000 के भाव से बंदर दिलवा दूंगा। लोगों को थोड़ा सा अटपटा तो लगा कि भाई ये 5000 कहाँ से हो गया, हमने तो 1000 में बेच दिया, 2000 में बेच दिया और 4000 में बेच दिया, अब ये 5000। लेकिन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम तो क्या करेंगे कि 5000 में लेंगे। और वीरूपा जी बोल के गए थे कि भाई ये तो हम बंदर 10,000 तक के भाव में जाएगा, तो अभी भी इसको डबल होने का चांस तो है ही। तो लोगों ने क्या करा कि हम जाके ले आए, वहाँ से 5000 बंदर खरीद के ले आए दोस्तों, उन्होंने 5000 के भाव से। अब आप सोच लीजिए 5000 बंदर गांव के अलग गांव में लोगों ने रख रखे हैं अपने घरों में, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे हमारे वीरूपा जी, धर्मेंद्र जी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद वो अमिताभ बच्चन जी ने उनको दिला दिया था, वो वहाँ से चले गए, जयपा जी चले गए अपने, और वो लोग इंतज़ार करने लगे कि अब जो वो आएंगे तो हम उनको बेचेंगे बड़े भाव में। लेकिन वही 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद महीने गुजर गए, वो आए ही नहीं। लोग बहुत परेशान हो गए, लोगों का पैसा फंस गया इसमें। वो तो अलग ही था, प्लस बंदर का मेंटेनेंस, उसको डेली का खाना खिलाओ, ये करो वो करो, उसमें भी बहुत लोग परेशान हो रहे थे। फाइनली क्या हुआ कि शहर से फिर गब्बर पाजी आए। गब्बर पाजी आए, उन्होंने बोला भाई तुम लोग क्यों परेशान हो। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ये भाई एक तो पहले जो है एक वीरू आया था, उसने हमसे जो है बंदर ख़रीदा 1000 में, 2000 में, 4000 में, हम लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन वो जो पैसे कमाए थे उसका डबल जो है हमने नुकसान कर लिया 5000 के भाव में ख़रीद के। और अब जो है क्या करें इस बंदर का, ना तो वो आ रहे ना ये आ रहे, ये दोनों गायब हो गए। अब आप ही बताओ, आप ही आए हो, गांव को संभालो आप ही लोग। उन्होंने बोला कि देखो भाई कोई बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 4000 का भाव तो नहीं, 5000 का 10,000 का भाव तो नहीं, लेकिन मैं आपको कम से कम जो है 1000 रुपये तो दिलवा ही सकता हूँ, बाकी देख लो, आपको बेचना हो तो बेचो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई गांव वालों ने सोचा मरता क्या ना करता, एक तो 5000 में बेचा था, 1000 रुपये मिल रहे, अब इनको 80% का लॉस हो गया, लेकिन 20% तो मिल रहे हैं, और प्लस वो हेडेक जो खाना पीना खिलाने का हेडेक है वो अलग है। लोगों ने क्या करा दोस्तों, जैसा उन्होंने बोला था कि भैया, और उन्होंने क्या कहानी बताई गब्बर जी ने कि नहीं भाई कोरोना आया था वो ठीक है, लेकिन लोग बाग जो है प्रिकॉशंस रखने लग गए, और जो है कोरोना अभी सब सबसाइड हो गया है, और धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल गया है, तो अब चांस नहीं है कि ये बंदरों का इस पे इलाज हो, बंदरों पे टेस्ट वेस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो तो मैं ले लूँगा आपसे। तो उन्होंने 1000 के भाव से 5500 बंदर उनसे ले लिए, और उन्होंने वो भी चले गए मुंबई। अब दोस्तों, अब आप इस कहानी को ज़रा गौर से समझिए कि इसमें क्या हुआ। बाद में पता चला कि ये जयपा जी, वीरूपा जी और गब्बर सिंह, ये तीनों एक ही टीम के मेंबर थे,
और इन्होंने सोची साची समझी रणनीति के हिसाब से इन्होंने क्या करा कि पहले 1000, 2000 और 4000 के भाव से बंदर खरीदे। लेकिन पहले कितने कितने खरीदे ये भी ज़रा गौर करो आप। पहले इन्होंने 1000 के भाव से 1000 बंदर खरीदे, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा 2000 के भाव से 500 बंदर खरीदे, फिर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। और तीसरा उन्होंने 4000 के भाव से 250 सिर्फ 250 खरीदे और फिर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट उनका हो गया 30 लाख रुपया और टोटल बंदर उन्होंने खरीदे कितने? 1750। उसके बदले उन्होंने क्या करा? 5000 के भाव से 5000 बंदर इनको वापस बेच दिया। अभी आप सोचो, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5000 के भाव से 5000 बंदर, ये दोस्तों ये 2.5 करोड़ के बंदर गांव वालों को उन्होंने चिपका दिया। 2.5 करोड़ बंदर, सॉरी 2.5 करोड़ रुपये के 5000 चिपका दिए। और फिर वापस वही सारे बंदर उन्होंने 1000 के भाव से खरीद लिए। सिर्फ 50 लाख में उन्होंने वापस इनसे खरीद लिए और वो दूसरी गाँव की तरफ चले गए। दूसरी गांव में कहीं उल्लू बनाने के लिए चले गए। और ये स्टोरी इसी तरह से दोस्तों चलती है स्टॉक बाज़ार में भी, स्टॉक मार्केट में भी ये स्टोरी ऐसे ही चलती है कि वही शेयर्स जिसको आप ख़रीदना नहीं चाहते हो, वही शेयर्स जो 100 रुपये का मिल रहा होता है आप नहीं खरीदोगे। और वही शेयर्स आप सेम शेयर्स को जो है स्टोरीज सुन के आपको बड़ा इन्वेस्टर क्या करता है, धीरे करके आपसे पहले एक्यूमुलेट कर लेता है। धीरे 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में एक्यूमुलेट कर लेता है और फाइनली आपको टॉप पे ले जा करके आपके ऊपर एक परसुएड करता है, आपको एक पुश करता है अलग अलग मीडियाज़ के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। और अफवाहें हैं, न्यूज़ निकाले जाएंगे, मीडिया टॉक करने लगेगी, सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगेगा, उसके बारे में सिर्फ अच्छी न्यूज़ आने लगेगी उस कंपनी के बारे में। और उसके बाद उस कंपनी को आपको टॉप पे वो आपको बेच देते हैं। और फाइनली जब आप ख़रीद लेते हो और स्टॉक्स गिरने लगता है तो जिसका पेन पॉइंट जितना ज़्यादा है, कोई 500 रुपये की चीज़ को 400 रुपये तक होल्ड कर सकता है 100 रुपये के लॉस में। कोई 500 रुपये की चीज़ जो है 250 रुपये तक होल्ड कर सकता है और कोई 100 तक होल्ड कर सकता है। जो जहाँ तक होल्ड कर पाएगा फाइनली तो आप बेचोगे ही। और जब आप बेचोगे वही सेम इन्वेस्टर्स आपको वही वापस खरीद लेते हैं और फिर एक सिलसिला शुरू होता है। फिर जो है अच्छी न्यूज़ का सिलसिला शुरू होता है और अच्छे न्यूज़ के थ्रू आपको टॉप पे दूसरे लोगों को जो है ये दूसरे लोगों को ये शेयर्स बेचे जाते हैं और फिर निगेटिव न्यूज़ का सिलसिला शुरू होता है, एक साइकिल शुरू होता है और फिर स्टॉक गिरता है और वो फिर नीचे उसको इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, और फिर टॉप पे बेचते हैं। ये साइकिल दोस्तों ऐसे चलती रहती है, ऐसे। और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऐसे, पहले थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर ऐसे वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, फिर थोड़ी सी न्यूज़ बढ़ा के फिर उसको टॉप पे ले जाते हैं और फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि टॉप से वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। और ये एथिकल है, ये बिल्कुल लीगल है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ये बिल्कुल इथिकल है। और ये ऐसे ही सारी कमाई इसमें होती है स्टॉक बाज़ार में। तो आप भी जब इसको कोई भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या ये स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। सिर्फ एक सवाल अगर आप अपने से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है सिर्फ एक सवाल करने से आपका डिसीज़न अच्छा खासा राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, ये आपको पता चल जाएगा। मैं इसको कल आपको मैं स्क्रीन पे कुछ जो नामी अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि उनके एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस दिखाऊंगा प्रैक्टिकली अपने स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जो जैसे अच्छी कंपनीज़ में है, रिलायंस में, SBI में, HDFC में, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें भी कैसे एक्यूमुलेशन फेज होता है
और जब सस्ते में मिल रहा होता है तो कोई नहीं खरीदता, लेकिन जब वो बहुत महंगे मिल रहा होता है तब सबको जल्दी होती है खरीदने की, और वो फिर फाइनली खरीदते हैं ऊपर जाके, और फाइनली वो उनको लॉस उठाना पड़ता है। तो कल के वीडियो के लिए स्टे ट्यून दोस्तों, थैंक यू सो मच।